नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आरपीएससी 2016 का पेपर है जो वैकेंसी निकली थी 2015 में और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 26 जुलाई 2016 को। 26 जुलाई 2016 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ये परीक्षा दिनांक लिखिए यहाँ पे। ये पेपर है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, चित्रकला का, राजस्थान जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसका पेपर है। तो 2015 में वैकेंसी निकली थी, 16 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को इसमें हम अच्छे से सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम 2013 में पेपर हुआ था ड्राइंग एंड पेंटिंग का, इससे पहले एक ही पेपर हुआ है, ये 2015 से पहले ये एक था जो हम सोल्व कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने यूट्यूब जो ललित कला ज्ञान चैनल है, इसमें जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले नई वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके, और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र के बारे में बताओ कि नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको नाम आगे आ रहे हैं। भरत मुनि के अलावा देखो भट्टनायक है, भट्टलोलट है, श्री शंकुक है। इसका नाम है श्री शंकुक। तो भट्टनायक, इन्होंने क्या है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था भुक्तिवाद। ये भुक्तिवाद से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? भुक्तिवाद से। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, मार्कर का रेड कर लेते हैं। और भट्टलोलट जो है, इन्होंने आरोपवाद लिखा था, आरोपवाद। ये अलग अलग जो, जैसे एक तरीके से आप आंदोलन मान सकते हो, कुछ इस तरीके से हैं। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र अपन पढ़ते हैं, एस्थेटिक पढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र, उसमें आता है कि आरोपवाद के सिद्धांतक कौन हैं, तो भट्टलोलट हैं। भुक्तिवाद के कौन हैं, तो भट्टनायक हैं। उसके अलावा जो ये नाट्य शास्त्र जो है वो लिखा है भरत मुनि ने। फिर नाम आता है श्री शंकुक। श्री शंकुक का नाम आता है, तो श्री शंकुक ने अनुमितिवाद लिखा है। क्या लिखा है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद लिखा है। याद रखना फ्रेंड्स, श्री शंकुक ने अनुमितिवाद लिखा है। क्या लिखा है? अनुमितिवाद। तो जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि ने लिखा है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में पहली बार प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ था। अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे कि कला शब्द का वैज्ञानिक तौर पे प्रयोग किस में हुआ था सबसे पहले, तो नाट्य शास्त्र में हुआ था। इसके अलावा कला जो शब्द है उसका सबसे पहले कला शब्द कहाँ पे आया था, तो कला शब्द जो सबसे पहले आया था वो ऋग्वेद में आया था। किस में आया था? ऋग्वेद में। कला शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, और कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले नाट्य शास्त्र में किया गया था फ्रेंड्स। तो याद रखना। और नाट्य शास्त्र ही है जिसके अंदर भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव बताए। कितने भाव बताए? 8 स्थायी भाव बताए, जिसके 8 रस हैं। 8 स्थायी भाव बताए जिसके 8 रस है। और इन्होंने ही 33 यानी 33 संचारी भावों की संख्या बताई। क्या बताई है? संचारी भावों की संख्या बताई है। और 2 प्रकार के विभाव बताए हैं, आलंबन और उद्दीपन, 2 विभाव बताए हैं। और 4 अनुभाव बताए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये 4 अनुभाव बताए हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं नाट्य शास्त्र के बारे में, जो 2013 वाला पेपर हमने सोल्व किया था उसमें हम विद डिटेल के साथ में बातें कर चुके हैं। और ये जो तभी हम इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि इससे अगर वो आपने 2013 वाला पेपर नहीं देखा तो प्लीज़ वो जा करके आप देख लीजिए। उसमें हमने अच्छे से पूरा डिटेल्स के साथ में नाट्य शास्त्र के बारे में बताया है। जो नाट्य शास्त्र है वो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य लिखा गया है। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य लिखा गया है नाट्य शास्त्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें ये मैंने जो बताई है, जैसे भट्टनायक ने भुक्तिवाद, और भट्टलोलट का आरोपवाद है, और श्री शंकुक का अनुमितिवाद है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि जो आरपीएससी के एग्जाम होते हैं इसमें ये पूछते हैं, और आगे हमें हो सकता है क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, ये अभिव्यक्तिवाद आ गया। हमने उस पर ऊपर देखा था आरोपवाद भट्टलोलट का, श्री शंकुक का अनुमितिवाद देखा था, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें नाम दे दिए जिसका वाद है उनको, उनसे संबंध करना है। तो आनंदवर्धन है, इन्होंने लिखा था ध्वनि सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत।
ध्वनि सिद्धांत। तो ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का। अभिनव गुप्त है, इनका कौन सा है? अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। ये भट्ट तो आचार्य विश्वनाथ इसके बारे में नहीं जानते। अगर भट्ट लोलट होता तो उन्होंने क्या लिखा था? आरोपवाद लिखा था भट्ट लोलट ने। ठीक है, तो याद रखना आनंदवर्धन है जिसका कौन सा सिद्धांत है? ध्वनि सिद्धांत है। और अभिनव गुप्त का कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये जो धरातल है, जैसे हमारे पास ये एक धरातल है, यानी कि एक पेपर है इतना बड़ा। अब जो धरातल होता है, ये पेपर होता है, जो पेपर है जिस पे हम ड्राइंग बनाएंगे, ये 2 डायमेंशनल, ये 2D होता है या 3D होता है? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो जैसे द्विमितीय तल, तो ये कैसा होता है? द्विमितीय तल होता है। इसमें क्या रहता है? 2 डायमेंशनल होता है, 2D जिसको बोलते हैं। ये 2D है, एक तलीय है या द्वितलीय है या त्रितलीय है, त्रिमितीय है, इस तरीके से था। एक मितीय, द्विमितीय या त्रिमितीय, इस तरीके से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये 2D होता है। 2D का मतलब है इसमें क्या आ गया? चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई। इसका मतलब क्या है? 2D है। अगर बोलते 3D, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या आता है? लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, प्लस में गहराई या फिर ऊंचाई दे देते हैं। गहराई प्लस में ऊंचाई दे देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है? जैसे इसमें क्या है? इसमें ये क्या है? ये ऊंचाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, तो ये क्या हो गया? ये 3D बन गया। तो इसका मतलब 3D में 3 डायमेंशनल होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ये तल जो होता है वो द्विमितीय होता है। अब द्विमितीय तल के ऊपर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या करते हैं? प्रभाव देने के लिए पर्सपेक्टिव का प्रयोग करते हैं और उसमें छाया प्रकाश भी दर्शाते हैं, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं और छाया प्रकाश दर्शाते हैं। तब क्या लगता है कि ये 3 डायमेंशनल बन गया, यानी कि 3D, त्रिमितीय यानी क्या? 3D, यानी 2D जो धरातल होता है इसके ऊपर 3D प्रभाव दर्शाने के लिए हम परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे? छाया प्रकाश का प्रयोग करेंगे। परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव और शेड लाइट यानी कि छाया प्रकाश। अगले क्वेश्चन पे चल दिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो दाढ़ी वाला आदमी है और तांबे की नर्तकी है वो कहाँ पे संग्रहित है? फ्रेंड्स याद रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी लगभग जो प्रमाण मिले हैं, लगभग मोहनजोदड़ो से जो भी मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रमाण मिले हैं लगभग, वो कहाँ पे संग्रहित है? वो है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है। तो तांबे की जो नर्तकी है वो भी कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और दाढ़ी वाला जो आदमी है ये भी कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, वहाँ से जो सामग्रियाँ मिली है वो लगभग कहाँ पे मिलेगी? आपको पूछे अगर एग्जाम में तो आपको ये करना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित कलाकार कौन से थे? तो फ्रेंड्स वो थे गोवर्धन लाल जोशी। कौन थे? गोवर्धन लाल जोशी, जो बाबा के नाम से जाने जाते थे। ये राजस्थान के कलाकार हैं। जो गोवर्धन लाल जोशी किस नाम से जाने जाते थे? बाबा के नाम से। याद रखना, गोवर्धन लाल जोशी भीलों के जीवन से प्रभावित थे, जो बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से और यथार्थवादी कला मुल्लर से सीखी थी। कलाकार का नाम है मुल्लर और एक है इलाही बख्श उस्ता, यानी उस्ता परिवार का एक कलाकार था इलाही बख्श, उससे परंपरावादी कला सीखी थी। परंपरावादी कौन सी होती है? जो परंपरा के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे राजस्थान में रंगोली ले लो, राजस्थान में क्या ले लें? मानने ले लें। रंगोली महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र की एक वारली पेंटिंग भी आती है, वो बहुत फेमस है महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग। तो इस तरीके से तो अगर देखें तो क्या है, ये परंपरावादी कला आती है। लोक कला को हम परंपरावादी कला बोल सकते हैं। तो वो किससे सीखी थी? इलाही बख्श उस्ता से किसने सीखी? और यथार्थवादी कला किससे सीखी थी? मुल्लर से। उस कलाकार को आपको नाम बताना है, तो उस कलाकार का नाम है द्वारका प्रसाद शर्मा। क्या नाम है? द्वारका प्रसाद शर्मा है। याद रखना, इलाही बख्श यानी कि अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थानी कलाकार जिसने उस्ता परिवार से कला सीखी, तो वो कलाकार कौन है? उस्ता परिवार से, तो वो कौन है? द्वारका प्रसाद शर्मा है। यथार्थवादी कला मुल्लर से सीखी। किससे सीखी? मुल्लर से सीखी। यथार्थवादी कला मुल्लर से और परंपरावादी ये जो लोक कला है वो किससे सीखी? उस्ता परिवार का था इलाही बख्श उस्ता। याद रखना, द्वारका प्रसाद शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 से 36 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। फ्रेंड्स ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? पहले तो ये आप पता करो कि ये है कहाँ पे। ये है मुंबई में।
कहाँ पे है, मुंबई में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जे स्कूल ऑफ जो आर्ट जो है ये मुंबई में है। फ्रेंड्स मुंबई का पहले नाम क्या हुआ करता, बम्बई हुआ करता था। मुंबई का पहले नाम क्या हुआ करता था, बम्बई। और अभी वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान में इसको बोलते हैं मुंबई। तो फ्रेंड्स 1919 से लेकर 1936 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो निर्देशक थे वो थे कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन। कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन ये आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल था जे स्कूल ऑफ आर्ट, उसके निर्देशक थे 1919 से लेकर के 36 तक। लगभग पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक कौन थे स्टार्टिंग में। तो 1919 से 36 के बीच की बातें लगभग पूछते हैं, तो कौन थे, कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन थे, याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता जो ग्रुप है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 में। कब हुई थी, 1943 में। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स कोलकाता ग्रुप में आपको निरोध मजूमदार है, कुछ इस तरीके के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके जो संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं, अमृता शेरगिल की फ्रेंड्स मृत्यु हुई थी 1943 में। उनके मृत्यु उपरांत ये कलकत्ता ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता में हुई थी। और 8 कलाकारों ने मिलकर इनकी स्थापना जो है वो कलकत्ता ग्रुप 43 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना हुई थी 8 कलाकारों ने मिलकर, जिसमें मैंने बताया निरोध मजूमदार और सुबोध टैगोर भी है और रथिन मित्रा भी है और प्राण कृष्ण पाल भी है, गोपाल घोष है, पारितोष सेन है, प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, ये 8 कलाकारों ने मिलकर के इस ग्रुप की स्थापना कर दी थी। तो ये 1943 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब आकार जो है सरलीकृत होता है, परिकृत होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिआयामी। क्या बोलते हैं, त्रिआयामी, यानी कि सरलीकृत हो गया और आकार परिवर्तित हो गया तो वो 3D बन गया। क्या बन गया, 3D। सॉरी फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं अनुरंकन, 3D नहीं बोलते। आकार परिवर्तित होना और सरलीकृत करना वो रेंडरिंग होता है, इसको बोलते हैं रेंडरिंग। क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। अगर हम इधर इंग्लिश में देखें तो आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिए, ये आ गया रेंडरिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। 3 डायमेंशनल अलग चीज़ होती है जिसको क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दर्शाना, उसको 3D में बनाना है ना, तो उसकी गहराई दर्शाना, उभारदार दर्शाना, तो वो 3D के माध्यम से दर्शाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाइड करना, उसको करना, तो वो कहलाता है रेंडरिंग करना। आकार जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसको बोलते हैं अनुरंकन। क्या बोलते हैं, अनुरंकन, कॉपी करना, नकल करना, वो आकार सरलीकृत होता जाता है तो उसको बोलते हैं रेंडरिंग करना। जैसे कांच के ऊपर हमने कोई पेंटिंग रखी, नीचे से लाइट जल रही है, फिर उसके ऊपर हमने कोई खाली पेपर रख लिया, फिर हम उसको रेंडरिंग करेंगे, ऐसे कोरेंगे, तो वो आकार क्या सरलीकृत होता जाएगा, उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, तो आकार परिवर्तित होता है और सरलीकृत भी हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंडरिंग, अनुरंकन। समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश किसने लिया था। मेयो कॉलेज कहाँ पे है, लाहौर में। कहाँ पे है, लाहौर में। 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में कौन गए थे, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स उसमें किसका नाम आता है, भवानी चरण गुई का नाम आता है। किसका नाम आता है, भवानी चरण गुई का, भवानी चरण गुई। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स देवकी नंदन शर्मा जो है वो पक्षियों के चितेरे माने जाते हैं, पक्षी चितेरा, इसको बोलते हैं पक्षी चितेरा, पक्षियों के चितेरे माना जाता है और इन्होंने मोर के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। उसके अलावा देखो परमानंद चोइल जो है ये भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, भैंसों के चितेरे। याद रखना भैंसों के चितेरे कौन है, परमानंद चोइल है। इसमें क्या होगा, हमारा जो मेयो कॉलेज है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का अध्यापक यानी कि टीचर के रूप में जिसने नियुक्ति ली थी वो कौन था, वो था भवानी चरण गुई। कौन था, भवानी चरण गुई। लाहौर में मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ पे है, लाहौर में। और देवकी नंदन जो शर्मा है ये गए थे जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है वहाँ पे, इनको वहाँ पे भेजा था टीचिंग के लिए। और भवानी चरण गुई को कहाँ पे भेजा था, लाहौर भेजा था, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है राजस्थानी कलाकार अपने जलरंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा कलाकार है जो अपने जलरंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो इनमें से कौन होगा, राम जायसवाल। आपने नाम सुना होगा, राम जायसवाल। ये जो है अपने जलरंग दृश्यों के लिए यानी कि वाटर कलर से पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। किससे बनाई थी, वाटर कलर से। तो वाटर कलर
में पेंटिंग बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार इनमें से राजस्थानी कलाकार कौन है? तो वो है राम जायसवाल। याद रखना कौन है? राम जायसवाल है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान में दिया गया विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में क्या है? चित्रसूत्र। और संपूर्ण चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्याय में। इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं, जो पहले वाला एग्जाम है 2013 वाला, इसमें भी क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो संपूर्ण चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्याय में विभक्त है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊं। अगर विष्णुधर्मोत्तर जो पुराण है, पहले इसके बारे में देखते हैं कि विष्णुधर्मोत्तर जो पुराण है ये मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया था। मार्कंडेय मुनि के द्वारा, मुनि होगा, ठीक है। मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया था और इसका टाइम पीरियड था 6वीं शताब्दी, यानी कि छठी सदी में लिखा गया था। 6वीं शताब्दी भी बोल सकते हो आप। तो 6ठी शताब्दी में लिखा गया था विष्णुधर्मोत्तर पुराण। तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण है, ये विष्णु पुराण का अंग है। किसका अंग है? विष्णु पुराण का अंग है। विष्णु पुराण का अंग है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी रचना 6ठी शताब्दी में हुई थी। और ये जो विष्णुधर्मोत्तर पुराण है ये संपूर्ण 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। तो तीसरा जो खंड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। इसका तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर के अध्याय 43 तक ये चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है। तो 35 से आप काउंट करोगे, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 हो गए। इसका मतलब चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्याय में। ये एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्याय में विभक्त है। कौन सा है? 35 से लेकर के 43 तक। 35 से लेकर के 43 तक है। इनमें चित्रकला का महत्व बताया गया। ये चित्रसूत्र है ना, इसमें चित्रकला का महत्व बताया गया है। अब इससे पहले वाले जो हैं 20 से लेकर के 34 तक, उसमें नृत्य व रंगमंच के बारे में बताया गया है। फिर इससे आगे वाले अगर देखें 44 से लेकर 85 तक है, जिसमें प्रतिमा लक्षण के बारे में बताया गया है। फिर 68 से 93 तक है, जिसमें मंदिर के निर्माण के बारे में बताया गया है। फिर 94 से लेकर 108 तक है, जिसमें देव प्रतिमा के निर्माण के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से हैं कहानी इसमें, ठीक है। तो अलग अलग जो अध्याय है उनमें अलग अलग जिक्र मिलता है। तो ये चित्रसूत्र है, इसमें चित्रकला के बारे में बताया गया है। तो अध्याय 35 से लेकर के 43 तक है। ये प्रकरण हो गया एक, जिसका नाम क्या है? चित्रसूत्र, यानी कि इसमें ओनली चित्र के बारे में बताया गया है। 35 से लेकर के 43 तक याद रखना। अब देखिए, ये जो चित्रसूत्र है इसके अंदर जो चित्रकला है उसका महत्व है बताया गया। एक श्लोक लिखा गया है, जो श्लोक कुछ इस तरीके का है। कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगलम प्रथम हेतदे गृह यत्र प्रतिष्ठितम। इस श्लोक का हम अच्छे से जिक्र कर चुके हैं। जो 2013 वाला पेपर अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देखो जाकर के, उसमें हमने अच्छे से उसको बताया है। तो कला में चित्र ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के मामले में। फिर बोलते हैं कि जिस घर में जो अधिक ज़्यादा चित्र होंगे उन घर में मंगल कामना होगी। कुछ इस तरीके का इनका अर्थ निकलता है, ठीक है। अभी देखिए, जो चित्रसूत्र है इनका पहला अनुवाद किया था डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने। आपको अगर नाम पता होगा, डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने इसका पहला अनुवाद किया था। ये पहले अनुवाद करता है डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस। चित्रसूत्र के पहले अनुवाद करता है। दूसरे अनुवाद करता है A.K. स्वामी, यानी कि आनंद कुमार स्वामी, ये दूसरे अनुवाद करता है। फिर तीसरे अनुवाद करता है प्रिय बाल साहे। कौन है? प्रिय बाल साहे। ये इसके तीसरे अनुवादकर्ता माने जाते हैं। चित्रसूत्र के पहले अनुवाद करता है डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस, दूसरे हैं आनंद कुमार स्वामी और तीसरे कौन है? प्रिय बाल साहे। तो 3 बार इनका अनुवाद कर चुके हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का ही अंग है ये चित्रसूत्र, क्योंकि विष्णुधर्मोत्तर पुराण जो है 3 खंडों में, तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर के 43 तक ये प्रकरण है चित्रसूत्र का। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं होता संयोजन के सिद्धांत में। फ्रेंड्स, संयोजन के सिद्धांत में एकता, अगर यूनिटी बोले तो संयोजन कर रहे हैं तो एकता होनी जरूरी है। जैसे सोच के देखो, ये कोई एक पेंटिंग है, ये इतना बड़ा हमारे पास क्या है, एक चार्ट है, पेपर है। इसमें हमने ये बनाया, यहाँ पे
ग्लास है, फिर एक गिलास यहाँ पे रख दिया, एक गिलास यहाँ पे रख दिया, एक गिलास कहीं यहीं पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया हमने आगे। तो इनकी कोई यूनिटी नहीं है। अगर हम अच्छे से क्रम में बनाएं तो एक यूनिटी लगती है ना, जैसे यहाँ पे रख दिया, फिर एक क्रम में, फिर यहाँ पे रख दिया, फिर ये यहाँ पे रख दिया, तो एक क्रम में रखे हुए हैं, ये एक यूनिटी दिखती है कि हाँ पास पास रखे हुए हैं और ये यूनिटी। तो एकता भी कला का सिद्धांत यानी संयोजन का सिद्धांत है। उसके बाद में बैलेंस, संतुलन, तो एक संतुलन में दिख रहे हैं तीनों, पेपर का संतुलन देखो उस तरीके से, तो ये बैलेंस में है, पूरा क्या है, बैलेंस में। फिर उनके एक दूसरे के साथ इनका सामंजस्य सही बैठ रहा है, सेम नाप के हैं, थोड़ा अलग भी हो तो उनका कलर सेम होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके का कलर सामंजस्य भी होता है। तो ये संयोजन का सिद्धांत है। फिर अंतराल का बोले तो ये संयोजन के सिद्धांत में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, यानी कि 13 में 4। अंतराल जो है ये संयोजन के सिद्धांत में नहीं आता है। इसमें पूछा गया है नहीं होता है, ये याद रखना। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे फिर आप उसका आंसर दोगे। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को किसने दिया था? फ्रेंड्स ये गोल्डन रेशियो है, इसको यूक्लिड ने दिया था। किसने दिया था? यूक्लिड ने। और ये जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत आता है ये अंतराल के अंदर आता है। किस में आता है? अंतराल में। गोल्डन रेशियो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशियो, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन वाज, गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। इसमें क्या लिख दिया? गोल्डन सेक्शन, तो गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, RATIO, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन फिर लिखेंगे रेशियो, तो ये स्वर्णिम अनुपात होता है। जो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। ये याद कर लेना, रट लेना इसको। किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। और ये स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसके अंदर आता है? अंतराल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्पेस के अंदर आता है, अंतराल में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं? फ्रेंड्स अजंता की 17 नंबर गुफा जो है उनमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? 17 नंबर गुफा में। 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 1, 2, 9, 10 और 16, 17। अभी ये 6 गुफाएं जिनमें हमें चित्र देखने को मिलते हैं। केवल 6 गुफाओं में ही चित्र बचे हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा जो चित्र बचे हैं वो कौन सी गुफा में बचे हैं? वो ये 17 नंबर जो गुफा है इसमें बचे हैं। 1, 2, 9, 10 और 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन 6 गुफाओं में चित्र बचे हुए हैं। तो इनमें देखो क्या 11 नंबर गुफा आती है जिसमें चित्र है क्या? नहीं है। 15 नंबर गुफा है क्या? नहीं है। 9 नंबर फिर भी है, लेकिन 9 और 17 अभी देखो याद रखना कि 1, 2, 9, 10, 16, 17 इनमें चित्र बचे हुए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि 11 नंबर में चित्र नहीं है, 15 में भी नहीं है, तो ये तो 2 ऐसे ही कट हो जाएगी अगर आपको अनुमान नहीं लग रहा। फिर 1 और 4 में से आप करोगे तो लगभग चांस बैठ जाता है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है अजंता गुफा के बारे में पूरी डिटेल से हम वीडियो भी लेकर के आएंगे अलग से अजंता गुफा के बारे में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? गुफा संख्या 17 जो है, गुफा संख्या 17 इसमें सबसे ज़्यादा चित्र हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया गया? किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया गया? तो अपभ्रंश शैली को कहने वाले विद्वान थे राय कृष्ण दास। कौन थे? राय कृष्ण दास। जैन शैली को अपभ्रंश शैली इन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? राय कृष्ण दास ने। याद रखना अपभ्रंश शैली कहने वाले विद्वान कौन थे जैन शैली को? राय कृष्ण दास। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा ये फ्रेंड्स जैन शैली से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? जैन शैली से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने गलत माना है। आरपीएससी ने क्या माना है? गलत। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा ये अपभ्रंश शैली के अंदर भी आ जाते हैं। तो जैन और अपभ्रंश इसके दोनों सही होते हैं। तो दोनों ऑप्शन में आगे तो क्वेश्चन इन्होंने क्या मान लिया? गलत मान लिया। ऑप्शन में दोनों दे दिए तो क्वेश्चन इन्होंने क्या मान लिया? गलत। कल्पसूत्र जो है वो गुजरात से भी मिला था, तो गुजरात शैली के अंदर भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने गलत माना है। वैसे याद रखना अगर जैन हो तो जैन शैली का ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हाड़ौती के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? हाड़ौती में। किससे में आते हैं? हाड़ौती। ये हाड़ौती क्षेत्र आता है जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। याद रखना राजस्थान का मैप अगर आपने क्षेत्र पढ़ा होगा उसमें आपको समझ में आएगा। तो ढूंढाड़ शैली इसमें जयपुर आता है। ये मेवाड़ है, इसमें उदयपुर आता है। मारवाड़ में जोधपुर आता है। मेवाड़ में उदयपुर जो आता है ना, उदयपुर वाला, वो इसमें आता है। उदयपुर देवगढ़ नाथ द्वारा।
उदयपुर देवगढ़ नाथ द्वारा, ये मेवाड़ शैली में आते हैं। और कोटा बूंदी ये झालावाड़ ये हाड़ौती में आ गए। फिर मारवाड़ में कौन सा आता है, जोधपुर, जोधपुर बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, ये किस में आती है, ये मारवाड़ में आती है। और ढूंढाड़ में कौन सा आता है, जयपुर, जो जयपुर वाला हिस्सा है वो जयपुर अजमेर वहाँ पे, तो ये ढूंढाड़ में आता है। हाड़ौती में कोटा झालावाड़ बूंदी आते हैं। मेवाड़ में उदयपुर देवगढ़ नाथ द्वारा आता है। जोधपुर बीकानेर ये किस में आते हैं, ये मारवाड़ में आते हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नैनसुख, खुशाला, मानकू, फत्तू परखू, गुमान, दोखू, तो ये जो कलाकार है वो किस शैली के कलाकार है। फ्रेंड्स आपको पता है नैनसुख, एक मिनट, नैनसुख मुख्य रूप से कहाँ का है, नैनसुख इसमें अगर बोले तो नैनसुख इसमें आएगा गुलेर में। लेकिन इसमें देखो, इसमें फत्तू परखू मानकू खुशाला ये जो कलाकार है, गुमान दोखू, ये कलाकार कांगड़ा शैली से आते हैं। तो नैनसुख पहले गुलेर में हुआ करता था, फिर गुलेर शैली के बाद में वहाँ पे ये जगह छोड़ दिया गुलेर, गुलेर के बाद में ये आ गया कांगड़ा में। तो ये गुलेर से चल के कहाँ पे आया, कांगड़ा में। अगर ओनली नैनसुख का पूछे तो आपको मुख्य रूप से ऐसे पूछ ले कि कहाँ से संबंध रखते हैं, तो गुलेर से हैं। और इसका अभी इसमें क्या पूछा है, परखू, फत्तू, मानकू, कुशाला, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये वाले कलाकार, ये कांगड़ा शैली के। तो हम क्या करेंगे, कांगड़ा शैली ही करेंगे, क्योंकि ये गुलेर शैली से संबंध नहीं रखते हैं। तो इसमें नैनसुख गुलेर शैली से संबंध रखता है, गुलेर से बाद में कांगड़ा आ गया था, याद रखना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था। गुलेर शैली का, गुलेर चित्र शैली का, गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा राजा होगा, राजा हरिचंद। कौन सा राजा था, राजा हरिचंद, याद रखना, गुलेर से संबंध रखते हैं। ये गुलेर जो चित्र शैली है उसके संरक्षक व प्रवर्तक माने जाते हैं, संरक्षक व प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, राजा हरिचंद, राजा हरिचंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 21, देखिए। सन 1894 में, ये आप इसका सन भी याद रखा करो, कई बार क्या होता है ये सन पूछ लेते हैं। अभी सन इसमें दे दिया, अभी देखो नीचे क्या पूछा है कि 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। किसने खोली और किसने ये काम करवाया, तो वो करवाने वाले थे राजा रवि वर्मा। कौन थे, राजा रवि वर्मा। कौन थे, राजा रवि वर्मा। ये भारत के कलाकार हैं, तेल चित्र बनाने में बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस खोली थी 1894 में मुंबई के घाटकोपर में सर माधवराज की सहायता से, सर माधवराज की सहायता से। सर माधवराज की सहायता से, सर माधवराज की सहायता से इन्होंने मुंबई के घाटकोपर में 1894 में लिथोग्राफिक प्रेस खोली थी। इनके जो प्रिंट होते थे, लिथोग्राफिक जो प्रेस के प्रिंट होते हैं उनको बोलते हैं ओलियोग्राफ। क्या बोलते हैं, ओलियोग्राफ। तो ये ओलियोग्राफ से संबंध कौन रखेंगे, राजा रवि वर्मा। ओलियोग्राफ से किसका संबंध होगा, राजा रवि वर्मा का, क्योंकि जो प्रिंट थे उनको क्या बोलते थे, ओलियोग्राफ। जो प्रिंट होते हैं लिथोग्राफिक प्रेस में छपते हैं उनको बोलते हैं ओलियोग्राफ। तो ओलियोग्राफ से संबंध कलाकार कौन हो गए, राजा रवि वर्मा। और ये 1894 में मुंबई में घाटकोपर में जो लिथोग्राफिक प्रेस खोली गई थी उससे ये जो चित्र की प्रतिकृतियां बनती थी उनको बोलते थे ओलियोग्राफ, याद रखना। सर माधवराज की सहायता से ये प्रेस से खोली गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया, यानी कि टीचर के रूप में प्रवेश लिया था और बाद में यहीं के प्राचार्य भी बन गए थे। ऐसे कलाकार कौन हैं जिनका नाम बताइए। तो इसमें से कलाकार हैं शैलेंद्रनाथ डे। कौन है, शैलेंद्रनाथ डे हैं, शैलेंद्रनाथ डे। इन्होंने शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था, बाद में क्या है वहाँ पे प्रोफेसर यानी कि प्राचार्य बन गए थे। क्या बन गए थे, प्राचार्य बन गए थे। उनका नाम है शैलेंद्रनाथ डे। कौन है, शैलेंद्रनाथ डे। ये जयपुर में जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है राजस्थान के जयपुर में, वहाँ पे ये टीचर रहे थे स्टार्टिंग में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस कलाकार ने दिल्ली में उकील बंधुओं से वो तकनीक सीखी। उस्ता कलाकार से सीखने वाले कलाकार कौन थे, द्वारका प्रसाद शर्मा। अभी क्या आया है कि दिल्ली के जो उकील बंधु कलाकार कहाँ के हैं, इनसे वो टेक्निक सीखी थी। ये कहाँ के कलाकार हैं, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसमें से अब बताओ कौन कलाकार था, वो था अब्दुल रहमान चुगताई। कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई। याद रखना, अब्दुल रहमान चुगताई थे जिन्होंने उकील बंधुओं से वो टेक्निक सीखी थी।
दिल्ली के कुल बिंदुओं से बोस टेक्निक सीखने वाले कलाकार कौन थे? चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, जिन्होंने ग्लूमी राधिका नाम की पेंटिंग बनाई है, जो बहुत फेमस है। ग्लूमी राधिका नाम की पेंटिंग बनाई है, ग्लूमी राधिका। ये पेंटिंग बहुत फेमस है, राधिका नाम की पेंटिंग इसने बनाई है, अब्दुल रहमान चुगताई ने, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने दिल्ली के उगल बिंदुओं से वॉश टेक्निक यानी कि जल रंग की तकनीक इन्होंने सीखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी तो 1907 यानी कि 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ उनके द्वारा उन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अवनींद्र, गगनेंद्र, इन्होंने मिलकर के इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1907 में। कब की थी? 1907 में, याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन, ये विश्व भारती कला भवन कहाँ पे है? आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। शांति निकेतन में है। शांति निकेतन में। कहाँ पे है? शांति निकेतन में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? शांति निकेतन में, उसके अंदर है। और उसमें सर्वप्रथम प्राचार्य किसको बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये आरपीएससी के द्वारा गलत माना गया है। क्या माना गया है? गलत माना गया है। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो वो थे नंदलाल बोस। इनको वहाँ पे शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। सर्वप्रथम विश्व भारती विश्वविद्यालय जो खोला गया था, विश्व भारती कला भवन जो खोला गया था, उसके अंदर नंदलाल बोस को टीचर बनाया गया था। किसको बनाया गया था? नंदलाल बोस को, याद रखना। ये कहाँ पे? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है। लेकिन ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा क्या माना गया है? गलत माना गया है। और विश्व भारती की स्थापना करने वाले कलाकार कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर थे। तो अभी इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो नए वाले पार्ट में करेंगे, यानी इसका एक दूसरा भी पार्ट आएगा। ये हमारा क्या है? भाग 1 है, ये पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1। अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी हम देखेंगे जितने सोल्व हो रहे हैं। लगभग हम 30 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इससे लंबा बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जितना डिटेल में जाएंगे तो उतना तो टाइम हमें लगेगा ही। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो समझने में तो टाइम लगता ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार भी बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लो। आर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और आप कोई सा भी पेपर हो, आर्ट एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग से संबंध रखते हो, तो सारे वीडियोस देखो, सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ें वो डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद अभी के लिए।